साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से साइंस से है, हीट चैप्टर है और उसी से हम लोग 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं पे क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेगा? उसकी चाल बढ़ जाएगी, उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी, उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा। तो जब कोई वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसके अणु में चाल बढ़ जाती है, तो इसका आंसर ए से हो जाएगा। ठीक है? अब एक चीज़ जानिए गया कि जिसे हीट क्या है? हीट वह एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु के तापांतर के कारण से स्थानांतरित होता है और ऊर्जा का जो वस्तु है मतलब कि किसी वस्तु की निहित ऊर्जा जो होती है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक है? और इसका सूत्र होता है यदि अगर कार्य बराबर अगर रख दिया जाए तो W/Q होता है, यानी कि जूल बाई W/Q होता है। ये याद होना चाहिए, ठीक है ना? इसको अगर W/Q या इसको अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि W/JQ। ठीक है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सूत्र आता है, कहीं न कहीं क्वेश्चन ज़रूर पूछ लेता है। आगे देखेंगे, यह है कि किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? किसी भी वस्तु का ताप जो है सूचक क्या होता है? उसके अणु के कुल ऊर्जा का, उसके अणु के औसत ऊर्जा का, उसके अणुओं के कुल वेग का और उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। तो वह किसी वस्तु का ताप किसका सूचक होता है? तो वह होता है उसके अणु के औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह कि वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा यह हो जाएगा कि इसका आंसर बी से हो जाएगा, अपेक्षाकृत ताप कम ताप की वस्तु से उस वस्तु में प्रभावित होता है। ठीक है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह है कि किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि किस वस्तु की क्या हो जाएगी? ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणु क्या होंगे? जब उसके जैसे देखिए, जब किसी वस्तु को गर्म कर किए तो उसके क्या हुआ था? अणु में चाल बढ़ जाती थी। इसमें क्या हो जाएगा कि उसकी चाल घट जाएगी। यानी कि 2 बातें हो गई, किसी वस्तु को अगर हम गर्म करते हैं तो उसकी चाल, अणुओं की चाल बढ़ जाती है और किसी वस्तु उसी वस्तु को अगर हम ठंडा करते हैं तो उसके अणुओं की जो गति होती है घट जाती है। वही चीज़ आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी चाल जो है घट जाएगी, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। दिया हुआ कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? डेवी, रमफोर्ड, सेल्सियस और फारेनहीट। तो जो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है, यह रमफोर्ड ने दिए थे। ऑप्शन बी से हो जाएगा। रमफोर्ड ने दिए थे, ऑप्शन बी सही होगा। यह कि किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेवी ने। ठीक है ना? डेवी ने इस देखिए यहाँ रमफोर्ड कौन थे? तो इससे पहले वाला क्वेश्चन था कि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो कार्य में बदला जा सकता है, तो रमफोर्ड ने दिए थे। और कौन वैज्ञानिक है, यानी कि डेवी वैज्ञानिक है जो बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिए थे। तो ऑप्शन डी से सी से हो जाएगा इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी कार्य का ऊष्मा में बदला जाता है, मतलब कार्य ऊष्मा में बदल जाता है और ऊष्मा को कार्य में बदलते हैं, तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे J बराबर W/Q होता है, Q, यही चीज़ पे निकाला गया है। यह किसमें कौन-सा हो जाएगा? देखिए, यह जो है 10 का पावर 7 होता है यहाँ पे, तो इसका आंसर डी सभी हो जाएँगे। ठीक है ना? याद रखिएगा 41-46 तक 4146 जूल प्रति किलो कैलोरी अगर दे देगा तो इतना हो जाएगा। कैलोरी अगर किलो का हटा करके तो हो जाता है 1000 से भाग दे देंगे और अर्ग कैलोरी में लिखेगा तो 4.187 86 इंटू 10 का पावर 7 होता है। यहाँ पे ये थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया था, 10 का पावर 7 होगा। ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जब जे बराबर W/Q जो होता है, वह किलो कैलोरी में एक 4186 किलो कैलोरी होगा। 4.186 किलो हट जाएगा, कैलोरी में हो जाएगा और 4.186 इंटू 10 का पावर 7 और कैलोरी में होता है, यानी कि तीनों हो जाएँगे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसी से आता है क्वेश्चन। यहीं पे दिया है कि निम्न में से सही है, ये आपको बताना है कि निम्न में से कौन-सा सही है। तो अभी हम लोग पढ़े थे जे बराबर W/Q, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। W/ या दिया हुआ W/Q और बराबर में जे, बात वही है, यानी कि दोनों सेम है। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कि जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तो उसका ताप बढ़ता है। इस क्रिया में क्या बोलते हैं इसको? यांत्रिक ऊर्जा को रूपांतरित ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। जैसे कि कोई यंत्र से हम उसको मंथन करते हैं, यानी कि चर्निंग करेंगे तो वह उस वक्त ताप बढ़ जाता है, तो उस प्रक्रिया को यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा।
क्या है कि एक इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है, हो सकता है? वह हो जाएगा बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसका आंसर सी से होगा। शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि? शीतकाल में उसका कारण क्या है? ऑप्शन में है कि शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है और ततः जल गर्म प्रतीत होता है। ल ऑप्शन बी है कि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। यह जो है ना, यह ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है एसआई सिस्टम में ताप का इकाई क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद होना चाहिए। एसआई सिस्टम में ताप का केल्विन होता है, ताप का केल्विन होता है, तो ताप का जिस एसआई सिस्टम में जो होता है ना, यह ताप का इकाई जो होता है केल्विन होता है, ऑप्शन ई से हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद होगा भी। यह है कि इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इसमें से ऊष्मा का मात्रक नहीं पूछ रहा है। अभी हम लोग पढ़े थे जिसमें आया था कि 4186 है जूल किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पढ़े थे। फिर 4.186 जूल कैलोरी था, जूल कैलोरी प्रति कैलोरी, ठीक ना, ऐसे ही था ना। उसके बाद से एक और था 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग, अर्ग प्रति कैलोरी था ना। ये इसमें तीनों आ गए हैं ना, ये जूल वाला भी है। इसका आंसर डी से हो जाएगा कि इसमें ऊष्मा का मात्रक नहीं है डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ऑप्शन डी से हो जाएगा। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? ताप का एसआई मात्रक अभी हम लोग पढ़े, इससे पहले ताप का केल्विन होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि इन ताप को फ़ारेन में, केल्विन में या सेल्सियस में चेंज करने के लिए कैसे क्या किया जाता है? उसके लिए सूत्र होता है C-0/100 बराबर ये फ़ारेनहाइट बाई 32 डिग्री, ठीक है ना, बट्टा में 180, और ये हो जाएगा केल्विन माइनस 273 बट्टा में 100, ठीक है। तो इसे ही आता है, इसको याद रखिएगा, ये आएगा। आगे देखेंगे कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, ठीक है ना। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, ठीक। तो इसमें हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻³ जूल कैलोरी होता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखेंगे कि एक जलप्रपात में अध स्तर पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा गिर रहे जल का गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाता है, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। गर्मियों में ताप 46 डिग्री हो जाने पर ऊँट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो शरीर का तापमान है 42 डिग्री तक बढ़ जाकर होता है, तो इसका आंसर सी बी से हो जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या होगा? अगर बर्फ पर दबाव अगर हम बढ़ाएँगे तो गलनांक घट जाएगा, उसका गलनांक जो होता है घट जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि प्रसार ज़्यादा होता है, उसका प्रसार जो होता है ना गैस के देखिए, तो उसका प्रसार कम होता है, लेकिन द्रव का प्रसार और गैस के प्रसार, यानी कि गैस का ज़्यादा होता है, जिसका कम होता है उससे कम ठोस का होता है, तो प्रसार सबसे ज़्यादा कितना किसका होगा? गैस का। इसलिए उसका जो होता है ना गैस तापमापी होता है, द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होता है, उसका प्रसार ज़्यादा होता है, इसी कारण से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह है कि तापयुग्मी तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? वह सीबेक के प्रभाव पर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ताप युग्म तापमापी जो होता है, थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है ना, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो वह सीबेक के प्रभाव पर है, तो इसका आंसर इस हो जाएगा। नेक्स्ट है अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, तो वह हो जाएगा जो पूर्ण विकिरण उत्तापी होता है उससे किया जाता है, ठीक है ना। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो होता है ना, अधिक से अधिक ऊंचे तापमान का प्रयोग करते हैं, नापते हैं, तो इसका आंसर सी से हो जाएगा। पूर्ण विकिरण उत्तापापी किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है, स्टीफन के नियम पर आधारित है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। और दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी से मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से होता है, उत्तापमापी से, इसका आंसर सी से हो जाएगा। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, उसका कारण है कि एल्कोहल का द्रव्यमान निम्नतर होता है, ऑप्शन ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसमें पारा का जो होता है तापमापी जो होता है -39 डिग्री होता है, इस पे वह जम जाएगा, उसके बाद से 350 पे मापा जाता है, सेल्सियस में होता है, इसको याद रखिएगा। इसीलिए पारा का प्रयोग जैसे कि हम लोग थर्मामीटर में प्रयोग करते हैं, -39 डिग्री से 350 डिग्री सेल्सियस तक वह नाप सकता है। और ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल तापमापी होता है, जो एल्कोहल का जो होता है ना यहाँ 39 है ना, वो और कम होता है।
इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। विकिरण पायरोमीटर में किसका तापमान मापा जा सकता है? विकिरण मापता है पायरोमापी से, वो 800 से ऊपर का होता है। विकिरण पायरोमापी जो होता है ना, पायरोमीटर जो होता है 800 से ऊपर जो सेल्सियस होता है उसको मापते हैं। ऑप्शन डी से होगा। थर्मोकपल यानी कि ताप युग्मक बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है 2 सदृश धातुओं से और असदृश धातुओं से। धातुओं से मतलब 2 असदृश धातुओं से बनाया जाता है। इसका आंसर सी से होगा। सूर्य का तापमान मापा जाता है तो पायरोमीटर से। सूर्य का जो तापमान मापा जाता है उस पायरोमीटर से, तापमापी से मापा जाता है। सी से हो जाएगा। और निम्नलिखित तापमापियों में से पायरोमीटर यानी कि इसका मापा जाता है तो यह विकिरण तापमापी होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। निम्न में से कौन सा सही है? तो फ़ारेनहाइट को इसमें से चेंज किया है ना, तो देखिए C-0 में 100 होता है और बराबर में फ़ारेनहाइट में अगर हम लगाएंगे तो फ़ारेनहाइट बाई 180 होता है। ठीक, अब इसी को काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 20-2500 यानी कि C/5 और F-32 डिग्री बाई 9। यहीं पे जो दिया है तो C/5 में यह दोनों में ये तो दोनों होंगे नहीं। ठीक है, ये दोनों होगा नहीं। अब इसी में से होगा तो ये माइनस में होगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए कि सेल्सियस तापमान पर जल का क्वथनांक और हिमांक क्या होगा, इसके बारे में डिटेल समझिएगा। सेल्सियस में क्या होता है कि ये जो हिमांक होता है फ्रीजिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है। याद रखिएगा इन दोनों को। सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के तो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो डिग्री लगता है इसमें लगता है, केल्विन में नहीं लगता है। फ़ारेनहाइट का क्या होता है? तो फ़ारेनहाइट में फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है 3 ठे याद रखिएगा, 3 ठे में से कोई एक पूछता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, इसमें भी डिग्री लगता है और ये हो जाएगा 212 डिग्री। ये हो गया। केल्विन में देखेंगे तो 273 होता है, इसमें डिग्री नहीं लगता है और 373 होता है। यह 3 चीज़ आपको एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए। यह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि जैसे फ्रीजिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में कितना होगा तो 32 होता है। अगर सेल्सियस में पूछ देगा तो 0 हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में कर देगा तो 273 हो जाता है। ठीक? और इन तीनों का संबंध जो है अभी हम लोग समझे थे, तो इन तीनों का संबंध होता है C डिग्री सेल्सियस बाई 0 डिग्री सेल्सियस बाई 100 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिग्री सेल्सियस बाई 180 और बराबर होता है, ये केल्विन हो गया, केल्विन माइनस 273 होता है और बट्टा में 100 होता है। इसको याद रखने के लिए सबसे बढ़िया देखिएगा, यहाँ पे C में से घटाया है 0 को, फिर फ़ारेनहाइट में से इस 32 को घटाया है और केल्विन में से 273 को घटाया है। ठीक? और इन दोनों का जो अंतर होता है उसी को बटा से भाग दे दिया गया है। इन दोनों का अंतर जो होता है उसी से बटा कर दिया गया है, तब यह आया हुआ है। ठीक है? तो इसको याद करने के लिए कोई टिपिकल नहीं है। थोड़ा-सा अगर इसको ध्यान देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।